हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर। बेबी 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में करीबन 39 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ मेजर करना शुरू कर देते हैं और उनका वेट अराउंड 1 to 1.3 kg तक का हो जाता है। आप अब अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी जिसे कहते हैं, उससे अब सिर्फ 10 हफ्ते दूर है। अक्सर 28 to 30 वीक्स के बीच में जब मदर्स की विज़िट होती है हॉस्पिटल में, तब वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे बेबी का बर्थ डेट क्या आएगा, मेरा बेबी कब डिलीवर होगा। तब हम 9 मंथ प्लस 7 डेज़ को कैलकुलेट करके आपकी जो लास्ट माहवारी की तारीख है उसमें 9 महीना प्लस 7 दिन को जोड़ते हैं और आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं अगर आपको माहवारी का चक्र नॉर्मल रहता है। तो अगर आपकी डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कई बार जल्दी आता है, कई बार लेट आता है, तो उस हिसाब से जो तीसरे महीने की जो सोनोग्राफी होती है जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं, उस पे से हम डिसाइड करके आपको कहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये वाली है। पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि उसी दिन को आपका बेबी का बर्थ होगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब ये है कि उस दिन के बाद बेबी मम्मा के पेट में ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, उनको शायद खून के प्रवाह की कमी होती है, उनके आजू बाजू जो तरल पदार्थ होता है उसमें कमी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एक सेफ डेट है जहाँ तक बेबी मम्मा के वूम्ब के अंदर सेफ महसूस करता है। हालांकि आपकी डिलीवरी तो आपका बेबी ही डिसाइड करेगा कि उसे कब बाहर आना है। कई बार आपको अगर मेडिकल कंडीशन हो तो आपको अर्ली डिलीवरी कराई जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो तो 34 वीक्स 32 वीक्स पे आपको सिजेरियन सेक्शन की भी एडवाइस दी जा सकती है। वो केस टू केस डिपेंड करते हैं। 30 वीक में बेबी का जो ब्रेन होता है वो एक टिपिकल एडल्ट ह्यूमन ब्रेन की तरह उसमें ग्रूव्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब बेबी का ब्रेन एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो बेबी की मूवमेंट है, हलन चलन है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। इन शॉर्ट आपका बेबी अब प्रिपेयर हो रहा है बाहरी दुनिया में कैसे रह सकता है, कैसे वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं, उस कला को सीखने के लिए उनका ब्रेन उनको डेवलप कर रहा होता है। इसके साथ साथ बेबी की आइज़ इस समय क्लोज होती है। अगर कुछ कारणवश आपका बेबी 30 वीक्स पे आता है तो बेबी की आइज़ जो होती हैं वो क्लोज्ड रहती है। बेबी के नोज़ का, माउथ का, लंग्स का डेवलपमेंट कंटिन्यू ही होता है। लंग्स अब काफ़ी मैच्योरिटी अपना चुके होते हैं, पर फिर भी लंग की कंप्लीट मैच्योरिटी आपके 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही आती है। इसके बाद बेबी के जो आंत है, जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। वो पाचक तत्वों को अपने आप में इंक्रीज करते हैं ताकि बेबी के बर्थ के बाद मम्मा का दूध वो बेबी अच्छे से पचा सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज 30 वीक्स में होता है वो ये होता है कि बेबी के जो बोन मैरोज होते हैं, जो उनकी हड्डी के अंदर मैरो स्पेस होती है, एक हॉलो स्पेस होती है, वो अब कंप्लीटली बेबी के खून को बनाने की शुरुआत कर चुके होते हैं। 28 to 30 वीक्स के बीच में मदर की बॉडी में से आयन स्टोर जिसे कहा जाता है, लौह तत्व जिसे कहते हैं, जो बेबी का ब्लड बनाने में मदद करते हैं, उसका ट्रांसफ़र बहुत ही झड़प से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने लास्ट 3 महीनों में, 3rd ट्राइमेस्टर में आपको आयन की टैबलेट्स कभी मिस नहीं करनी है। कहते पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान 300 मिलीग्राम ऑफ आयन मदर से बेबी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि जन्म के बाद बेबी अपना खून अच्छे से बना सके। इसके साथ साथ मदर्स की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब मदर्स जनरली थकावट सी महसूस करती है क्योंकि बेबी ऑलमोस्ट उनके एब्डोमेन को ऑक्यूपाई कर चुका होता है। जो यूट्रस है वो अब मदर की अतड़ियों को दबाता है, उनके डायफ्राम को दबाता है, जिसकी वजह से उनको इंडाइजेशन रहता है, हार्ट बर्न की मेन कंप्लेन रहती है। अक्सर 30 वीक्स के बाद मदर्स कंप्लेन करती है कि हमें इधर बीच में जलन सी होती रहती है या दर्द होता रहता है या खाना पचता नहीं है। ऑब्वियस सा रीज़न है बिकॉज बेबी और यूट्रस इतनी सारी जगह अभी अपने पेट में ऑक्यूपाई करके रखते हैं कि आपकी अतड़ियाँ और आपकी जो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो अक्सर 28-30 वीक से मदर्स को अपने सारे रूटीन काम शुरू रखने हैं, पर उनकी स्पीड कम कर देनी है ताकि उनको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो।
मदर्स को होने वाली ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, यहाँ पे दर्द होना, जलन होना, इसके साथ साथ बेबी के किक काउंट्स भी मम्मा को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी बेबी की स्लीप साइकिल मम्मा की स्लीप साइकिल से एकदम रिवर्स हो जाती है। जब मम्मी अपने आप को एक्टिव रखती है, काम में रखती है, तब बेबी को अंदर मूवमेंट फील होती है और वो मूवमेंट बेबी को एक आरामदायक स्लीप देती है। और जैसे ही मम्मी शांत होती है, बेबी अपने आप से जग जाता है और उस टाइम में बेबी की किक मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसलिए अक्सर लास्ट 3 मंथ्स में मदर्स कंप्लेन करती है कि जब हम सोने की तैयारी करते हैं तभी बेबी एक्टिव होता है, बट ये नेचुरल मैकेनिज्म है, तो इसको हो सके उतना एंजॉय कीजिए। कई बार बेबी की किक अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से एक सेफ़ पेन किलर जो आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं वो प्रिस्क्राइब करवा के अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़, ऐसी कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस हो चुका है 28 वीक्स तक में, तो आपको अब बहुत ही अपने डाइट का ख्याल रखना है। आपको अगर हाइपरटेंशन, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ है, तो आपको हो सके उतना नमक कम खाना है। अपने डाइट में ऊपर से किसी नमकीन चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको पिकल्स, अचार जैसी चीज़ें ज़्यादा खानी है। तली गली चीज़ों आपको अवॉइड करनी है। जितना हो सके अपना फूड को सात्विक बनाए रखें और ऐसे फूड्स का चुनाव कीजिए खाने में। फॉर एग्जाम्पल लौकी, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। उसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ है तो आपको ऐसा फूड आइटम लेना चाहिए जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में हो। अक्सर प्रेगनेंसी में आया हुआ डायबिटीज़ अगर आप किसी अच्छे से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी मेडिसिन्स ले रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शंस हो चाहे वो टैबलेट्स हो, आपका सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल डाइट से आता है। अगर आप अपने डाइट में हेड स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन दिखाते हैं, जो चीज़ें आपको खाने के लिए मना की गई है, मन होने के बावजूद भी आप उन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको दवाइयों की या इंसुलिन इंजेक्शंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। डाइट से प्रेगनेंसी में आने वाला जो डायबिटीज़ है वो बेस्ट कंट्रोल होता है। अगर आपको हाई रिस्क है, अगर आपका डाइट पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शायद आपको सलाह दे टैबलेट्स की या इंजेक्शंस की। आपको डाइट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई एंड विटामिन सी का अब सेवन करना है। जब मैं ये कहती हूँ विटामिन ई या विटामिन सी लेना है, इसका मतलब किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं करना है, क्योंकि ये स्टडी में पाया गया कि अगर आप ज़्यादा विटामिन सी एक हद से ज़्यादा खाते हैं तो आपको प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ऐसा डाइट लीजिए जिसमें विटामिन सी एक एडिक्वेट अमाउंट में हो। जैसे दिन का कोई भी एक सिट्रस फूड, ऑरेंज, मौसम्बी या आंवला जैसा कोई एक चीज़ खाया, या फिर आप पपैया भी आप खा सकते हैं, पका हुआ पपैया। तो इन सब चीज़ों से आपको विटामिन सी, विटामिन ए मिलेगा। विटामिन B1, थायामीन, ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यह आपको अंकुरित किए हुए धान में से मिलता है। अंकुरित किए हुए मूंग है, अंकुरित किए हुए राजमा है, ऐसी चीज़ें खाने से आपको विटामिन B1 का जो सोर्स है वो अच्छे से मिलता है। विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन सी, ये तीनों विटामिन आपके बेबी के ब्लड बनते हुए ब्लड की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए ज़रूरी है, आपके बेबी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अच्छे काम करने के लिए ज़रूरी है, आपके बेबी के ब्रेन के अच्छे काम करने के लिए ज़रूरी है, आपकी बेबी की आइज़ को अच्छा शार्प विजन देने के लिए ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के साथ साथ 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी के बॉडी पे जो लेनुगो छोटे से हेयर होते हैं अब वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेबी की चमड़ी के नीचे अब जो फैट डिपॉजिट होता है वो बेबी के टेम्परेचर कंट्रोल का काम शुरू कर देता है, ब्राउन फैट। इस टाइम में आपको एक्सरसाइजेस जैसे कीगल्स एक्सरसाइज, जिसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कहा जाता है, वो करना शुरू कर देना होता है। क्योंकि अगर कीगल्स एक्सरसाइज 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से रेगुलरली करते हैं तो इस एक्सरसाइज की वजह से आपको डिलीवरी के टाइम होने वाले जो हेमोरॉइड्स हैं, जो आपको डिलीवरी के टाइम जो पेल्विक का जो पार्ट है उसमें जो मसल का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता हुआ जब दिखता है डिलीवरी के बाद, तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आप कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कीगल्स एक्सरसाइज का तरीका भी मालूम चलेगा। ये एक्सरसाइज आप घर में कहीं पे भी खड़े हुए या बैठे हुए कर सकते हैं। तो कीगल्स एक्सरसाइज 30 वीक से करना शुरू करिए। इसके साथ साथ मेडिटेशन एंड स्लो वॉकिंग ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
वुड बी डैडी को अभी बहुत ध्यान रखना है कि हमारी जो मदर्स हैं उनकी स्लीप पूरी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो बेड पे लेटने की कोशिश करेंगे उनकी सांस चढ़ना शुरू हो जाएगी, उनको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी, एसिड रिगर्जिटेशन होना शुरू हो जाएगा, और साथ में बेबी की किक मूवमेंट्स तो है ही जो उनको सोने नहीं देगी, तो उनको मूड इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे केसेस में अपनी मदर्स को ऑलवेज़ हेल्प कीजिए उनको लेटने के लिए। उनके जहाँ पे भी वो लेटने की कोशिश करते हैं वहाँ पे आप ऐसे बैक पिलोज रखें ताकि उनकी थोड़ी सी पोजीशन क्रॉप्ड अप रहे, वो थोड़े से 45 डिग्री तक के एंगल में अपने आप को रख के सो पाए, या ऐसे पिलोज़ की अरेंजमेंट कीजिए कि वो करवट बदल के शांति से सो सके, जो उनकी बेली को भी सपोर्ट दे, ताकि उनकी नींद कंप्लीट हो। क्योंकि जितना ब्रेस्ट मदर्स अच्छे से लेंगी उतना उनकी बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलेगा और उतना अच्छा उनका बेबी ग्रो होगा। हैप्पी 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड।